अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 19, 20 और 21। बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि मियोसिस क्या है और मियोसिस माइटोसिस से किस तरह से डिफरेंट है, और इसमें जो डिवीजन के दौरान एरर्स होते हैं उनसे कौन कौन से डिसीजेस हो सकती हैं, और मियोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस से। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक माइटोसिस वाला लेक्चर नहीं सुना, आप लोगों को उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप माइटोसिस जो है उसको अच्छी तरह से समझें और उसके बाद फिर आप मियोसिस को समझें। पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर अब मैं यहाँ पर हर चीज आपको माइटोसिस की मियोसिस के साथ कंपेयर करके समझाऊंगी। बेसिकली जो माइटोसिस है वो एक सिंपल डिवीजन है जिसके अंदर सारे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो सेम होते हैं पेरेंट सेल से। और उस डिवीजन के दौरान एक सिंगल पेरेंट सेल जो है उससे आपके पास टू डॉटर सेल्स बनने हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। आमतौर पर जो माइटोसिस है वो इन्वॉल्व होती है हमारी रीजनरेशन वगैरह के अंदर या ग्रोथ के अंदर या वूंड हीलिंग के अंदर, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर भी होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पर्म्स बनते हैं और एग्स बनते हैं, और उन दोनों ने फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाना होता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी होती है तो वहां पर अगर रिडक्शन ना होगी तो हर जो आने वाला अगला ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। इसलिए कुदरत ने ये एक निजाम रखा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी होती है, कम्बिनेशन होता है एक नया बनना, जो उस वजह से जो सेल आपकी कॉम्बिनेशन के लिए तैयार होते हैं उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, उनको हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। और वो हाफ नंबर जब होगा तभी जब वो कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ तब वो एक्चुअल जो नंबर था वो दोबारा से अटेन कर लेंगे। तो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ऑफस्प्रिंग्स के वो पेरेंट्स से हाफ होते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं क्या, जो मियोसिस है वो जर्म लाइन सेल्स में होती है गैमिट्स बनाने के लिए। और गैमिट्स क्या है, स्पर्म्स है मेल के केस में और फीमेल के केस में एग्स हैं। गैमिट्स आर फॉर्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका मैंने अभी आपको बताया, इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। क्यों रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल्स बनने हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड हैं। अब उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट आगे बताया है हैप्लॉइड का क्या मतलब है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारी, जैसे अगर हम इंसान की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, और हर जो क्रोमोसोम है वो पेयर की फॉर्म में है। ठीक है। और उन क्रोमोसोम में हमारे पास जो 44 क्रोमोसोम है उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, और सिर्फ दो क्रोमोसोम है एक्स और वाई जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो इस तरह हर क्रोमोसोम आपके पास पेयर की शक्ल में है। अब इससे गैमीट्स जब बनेंगे तो ये जो बेसिकली पेयर्स थे ना वो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम आ जाएगा। ये नहीं होता कि रैंडमली उस जो हैप्लॉइड नंबर है उसमें रैंडमली 23 क्रोमोसोम चले गए, नहीं। उसके अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन सिंगल कॉपी की शक्ल में, पेयर की शक्ल में नहीं है। क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर 22 तक। और उसके बाद अगर वो फीमेल का बन रहे हैं सेल यानी एग्स बन रहे हैं तो उसके साथ 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम होगा। और अगर मेल गैमीट बन रहा है तो यानी जो वो आपके सॉरी स्पर्म्स बन रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास 22 ऑटोसोम्स हैं, और उससे दो तरह के बनेंगे आपके पास स्पर्म, एक के अंदर एक्स होगा और एक में वाई होगा। अब जब एग्स एग्स के अंदर है ही एक्स है, मेल के पास एक एक्स है और एक वाई, यानी दो तरह के हैं। तो जब एक्स वाला स्पर्म जो है एग के साथ जाके मिलेगा तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फीमेल होगी। और जब वाई वाला स्पर्म जो है वो जाके एक्स के साथ मिलेगा यानी फीमेल वाले के साथ मिलेगा तो उससे
जो बनेगा ऑफस्प्रिंग वो मेल होगा। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है ये मेल की तरफ से होती है, फीमेल की तरफ से नहीं होती। मेल का जो स्पर्म है वो जोन सा स्पर्म एग के साथ आके कंबाइन करेगा, वो बताएगा कि जो नेक्स्ट आपका ऑफस्प्रिंग है उसका सेक्स क्या है। ठीक है। तो आपने ये चीज बस ध्यान में रखनी है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड फॉर्म में यानी डुप्लेट शक्ल में होते हैं एक इंसान के अंदर, जब उनका उसका गैमीट बनेगा स्पर्म या एग में, तो हर एक क्रोमोसोम की एक एक सिंगल कॉपी उसके अंदर जाएगी। और जब उनकी कॉम्बिनेशन होगी तो फिर से वो जो कॉपीज हैं वो डबल होके अगले ऑफस्प्रिंग में आ जाएंगे। तो अब आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है डिप्लॉइड क्या है और पॉलीप्लॉइड क्या है। हैप्लॉइड तो उन्होंने आपको बता दिया कि आपके पास हर एक की सिंगल कॉपी है, वो हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड क्या है, हर एक की टू कॉपीज हैं, तो वो डिप्लॉइड है। इंसान के अंदर और बहुत से एनिमल्स के अंदर डिप्लॉइड होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास कोई टेट्राप्लॉइड है, कोई हेक्साप्लॉइड है। ठीक है। तो उनके यानी उनके पास जो कॉपीज हैं एक क्रोमोसोम की वो मल्टीपल्स हैं, उनको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है इस टर्म को। ठीक है। तो जैसे उन्होंने आपको आपको बताया कि कंडीशन है ऑफ हैविंग टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसको डिप्लॉइड कहते हैं, उसको 2n लिखा जाता है। और हैप्लॉइड के लिए वो 1n है। जब गैमिट्स बनेंगे मियोसिस में तो वो हैप्लॉइड होंगे, इसलिए n नंबर है। और जैसे ह्यूमन के अंदर उन्होंने कहा 2n है, और n जो है वो 23 है जब एक गैमिट में होगा, और जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो वो दोबारा से 2n बन जाएगा। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास टू सेट्स से ज्यादा सेट होते हैं, उनको पॉलीप्लॉइड्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना उन्होंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में। अब आप होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हर एक जो क्रोमोसोम है उसकी दो कॉपीज होती हैं इंसान के अंदर। ठीक है। एक क्रोमोसोम नंबर 1 मदर से आया हुआ है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो फादर से आया हुआ है। वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, होमोलोग्स हैं। ठीक है। तो मियोसिस में बेसिकली क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, और इनके अंदर फिर एक जो है वो फॉर्मेशन होती है क्याज्मेटा की, और वहां से फिर इनकी साइनेप्सिस होती है, और उधर से फिर क्रॉसिंग ओवर होती है, जेनेटिक मटेरियल शिफ्ट होता है। तो ये अभी आप आगे डिटेल में देखेंगे। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में एक पेयर बना लेते हैं, यानी सारे के सारे जो ऑटोसोम्स हैं उनको पेयर की शक्ल में मियोसिस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे जब डिवीजन होनी है। अब आप लोगों ने माइटोसिस और मियोसिस में ये सबसे पहला फर्क आपने क्या देखा, माइटोसिस के अंदर ऐसी कोई पेयरिंग नहीं होती। उसके अंदर एक सिंगल ही जो क्रोमोसोम है वही आपके पास उसकी टू सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, और वो ही सारा आगे से काम कर रहे होते हैं। मेटाफेज प्लेट पे भी वही अटैच होंगे, एनाफेज में सेपरेट भी वो होंगे। लेकिन जो मियोसिस 1 है उसके अंदर मेटाफेज प्लेट पे एक क्रोमोसोम नहीं, बल्कि उसका जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो अटैच होता है। और एनाफेज 1 के अंदर सेपरेट भी क्या होगा, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो पूरा पूरा जो क्रोमोसोम है वो एंड्स पे जाएगा। इस वजह से भी उनके अंदर क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाता है। आगे इन्होंने आपको फेजेस बताए हैं। अब इससे पहले इसके फेजेस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो इंटरफेज है माइटोसिस का और मियोसिस का बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क कितना है कि मियोसिस में दो इंटरफेजेस हैं, एक इंटरफेज 1 है और एक इंटरफेज 2 है। जो इंटरफेज 1 है वो 100% आप कह लें कि किस किस जैसा है, इंटरफेस जैसा। जो इंटरफेस 2 है उसमें ये फर्क है, वो होता भी वो छोटा है। क्या मेन काम जो इंटरफेस 1 में, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आपकी बुक में गलती है, मैंने उसको कंफर्म भी कर लिया है। जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं ये एस फेज में बनते हैं, इंटरफेज में, ये प्रो फेज में नहीं बनते। तो अब इंटरफेस 2 क्यों छोटा होता है, क्योंकि पहले से ही क्रोमोसोम जो है उनके पास अपनी सिस्टर क्रोमेटिड्स अवेलेबल है, उनको डुप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है।
तो जो एस फेज में मेन काम था जो सिंथेसिस करने का, उसकी इनको जरूरत नहीं है, इसलिए इंटरफेस जो है वो छोटा होता है। इंटरफेस टू, ठीक है, इंटरफेस टू छोटा है, इंटरफेस वन नॉर्मली है। तो इसके फेजेस क्या हैं? मियोसिस जो है उसके टू मेजर स्टेप्स हैं, एक मियोसिस वन है और एक मियोसिस टू है। बाकी स्टेजेस बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह माइटोसिस के हैं, यानी पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगी। और जो कैरियोकाइनेसिस है उसके अंदर वही चार स्टेजेस हैं जो आपने मियोसिस में पढ़े थे, सॉरी माइटोसिस में पढ़े थे, लेकिन हर एक के आगे वन और टू डल जाएगा। यानी माइटोसिस के स्टेजेस थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मियोसिस के क्या होंगे? प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। फिर मियोसिस टू के होंगे आपके पास प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। यानी अगर आपको माइटोसिस अच्छी तरह से पहले से आती है तो मियोसिस को याद करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। एवरीथिंग इज सिमिलर डिस्पाइट ऑफ फ्यू डिफरेंसेस, ठीक है। तो आपने पहले माइटोसिस को अच्छे से तैयार करना है। फिर उन्होंने आपको बताया है कि जो मियोसिस वन है वो रिडक्शनरी है, लेकिन जो मियोसिस टू है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए ना मियोसिस में। अब वहां पर पेयरिंग का तो चांस ही नहीं रहा, और बिल्कुल माइटोसिस की तरह मियोसिस टू होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं मियोसिस वन को। अब मैंने आपको बताया मियोसिस टू तो 100% माइटोसिस जैसी है, वो आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगी। मियोसिस वन में थोड़े से डिफरेंसेस है, पहले हम यहाँ से इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे डायग्राम उन्होंने बनाई तो है लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने गूगल से डायग्राम लिया है, तो हम उससे उसको समझेंगे। और आप बेशक तैयारी अपनी बुक से ही करें, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको कोई बेहतर चीज मिलती है तो आप उससे जरूर कंसल्ट किया करें। तो ये माइट इसके स्टेजेस हैं जिससे मैंने आपको पहले बताया। अब जो प्रोफेज वन है वो सबसे लंबा है। इवन जो माइटोसिस का प्रोफेज वन है ये उससे भी लंबा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक मेजर काम होना होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर जो है होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनके दरमियान होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम, ऊपर अगर हम देखें ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। ये आपके पास क्रोमोसोम नंबर वन है मेल का, ठीक है। ये दोनों ही क्रोमोसोम नंबर वन है। ये जो है वो क्या है? मेल है। और ये वाला जो है ना आपके पास फीमेल का है। अब बेसिकली होता क्या है, ये आपस में पेयरिंग करते हैं। अब आपने देखा यहां पर अगर आप देखेंगे, इन्होंने पेयरिंग की हुई है तो एक दूसरे के साथ इस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसका जो पार्ट है वो इसका पार्ट बन जाएगा, यानी ये, और इसका जो पार्ट है वो इसका पार्ट बन जाएगा। इन्होंने ये जो अपनी टेल है ना वो एक्सचेंज कर लिया आपस में। तो ये इस तरह से आप देखें। अब क्या होगा इसमें करेक्टरिस्टिक चेंज हो गई है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के जो बहन भाई हैं, आप इवन आप खुद भी, आप 100% अपने मामा या 100% अपने पापा जैसे नहीं है। आप लोगों की कुछ प्रॉपर्टीज अपने फादर से आई है, कुछ प्रॉपर्टीज अपनी मदर से आई हैं, ठीक है। और कुछ आप में ऐसी भी होंगी जो दोनों में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब है वो उनके अंदर मास्क थी लेकिन मौजूद थी और फिर वो बाद में आपके अंदर शो हुई। तो ये क्यों होता है ऐसा? वो इसी की वजह से होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होती है, कि जेनेटिक मटेरियल वापस में चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम ऊपर देखें, उन्होंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है और उसको कहते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। और उसके बाद रिकॉम्बिनेशन होती है, यानी एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ये भी आपने नीचे देखा, ठीक है। इसको क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। अब ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है इनको बाइवेलेंट या टेट्राड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप देखें 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो ये
टेट्रा जो है वो 4 के लिए यूज होता है, तो इन्होंने कहा इस वजह से इसको आप बाई वैलेंट या टेट्राड भी यूज करते हैं टर्म को। अब मेटक प्रोफेज वन में क्या हुआ आप लोगों को पता लग गया। प्रोफेज वन के अंदर सबसे पहले वही चीजें होंगी जैसे माइटोसिस में हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो। सबसे पहले क्या होता है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम की शक्ल बनाता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो टूटना शुरू हो जाती है, और जो आपके पास वो होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनने लग जाते हैं, सेंट्रियोल्स अपने पोल के पास चले जाते हैं, तो ये सारा कुछ इसमें हो रहा है। लेकिन उन्होंने आपको यहाँ पर सिर्फ वो चीजें बताई हैं जो उससे एडिशनल हो रही हैं। तो वो एडिशनल क्या है, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की, और वो आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, और इसको हम बोलते हैं टेट्राड। अब मेटाफेज वन में क्या हुआ, ये जो पेयर थे क्रोमोसोम के ये स्पिंडल फाइबर्स के गिर्द अटैच हो जाते हैं बाय द काइनेटोकोर, वन काइनेटोकोर पर अ क्रोमोसोम नोट पर क्रोमेटिड। यानी अब यहाँ पर वो आपने देखा था कि वो जो काइनेटोकोर था, ये जो मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि ये जो आपके पास क्रोमोसोम होता है ना, यहाँ पर ये जो इसका पोर्शन है, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। अब ये आपके पास मतलब मेटाफेज की फेज में था, यानी माइटोसिस का जो स्टेज है। लेकिन अब क्या हुआ, इसमें जो पेयर्स थे, अभी हम बाद में डायग्राम भी देखेंगे, ये बहुत बुरी बन रही है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ समझने के अंदाज से देखें तो ये इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम ने इधर से ना पेयर बनाया हुआ है। तो अब क्या होगा, एक जो यहाँ वाला सेंट्रियोल था उसका स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच होगा, और इस साइड वाला जो सेंट्रियोल था उसका स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच होगा। अब यानी इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये वाला सेंट्रियोल इसको नहीं खींच रहा, ये वाला सेंट्रियोल इसको नहीं खींच रहा। तो जब वो एनाफेज में एक दूसरे से ये सेपरेट होंगे तो यहां से ब्रेकेज होनी है। ये जो आपने ऊपर देखा था, ये जो सेपरेट आपको हुए नजर आ रहे हैं ये सेपरेट एनाफेज में होते हैं। वैसे ही मटेरियल एक्सचेंज में भी साथ एक दूसरे के जुड़े रहेंगे, और ये जुड़े जुड़े ही उसके पर अटैच होंगे, लेकिन एनाफेज में ये सेपरेट हो जाएंगे। तो मेटाफेज वन और मेटाफेज में क्या डिफरेंस है मेजरली, कि मेटाफेज के अंदर जो सिंगल क्रोमोसोम था अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ वो मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हुआ था, लेकिन मेटाफेज वन में ये जो होमोलोगस पेयर है वो अरेंज होता है, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो एक सिंगल क्रोमोसोम के साथ काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स वाले काइनेटोकोर के ऊपर नहीं अटैच होते। Have one homologue on each side, so there is 50-50 chance to get each parent chromosome. एनाफेज वन में क्या है, क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ गए, और होमोलोग कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड मूव्स एंड सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट। सिस्टर क्रोमेटिड अटैच हैं। आपने भी देखा कि वो जो खींच रहा था वो तो पूरे क्रोमोसोम को खींच रहा था ना, सिस्टर क्रोमेटिड साथ ही रहे, लेकिन जो पेयर था वो अब एक एक सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में वो एक मतलब क्या वो सेपरेट हो गए, जिस तरह आपको बताया था वो डिफरेंट पोल की तरफ चले गए, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है, तो सेल जो है वो दो सेल आपके पास बन गए हैं। तो अब मैं आप लोगों को स्टेजेस दिखाती हूँ, उसके बाद हाँ, ये जो आपके पास मियोसिस टू है, ये उन्होंने आपको सिर्फ बता दिया है कि इसके अंदर क्या होगा, ये बिल्कुल माइटोसिस जाती है और एंड पर आपके पास हैप्लॉइड सेल बनते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डायाग्राम दिखाती हूँ। ओके, अब आप इसको देखें। ओके, ये आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल स्टार्ट में क्या हुआ, यहाँ पर अब प्रोफेज वन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिमिनिश होना शुरू हो गई है। ये अपने जो सेंट्रियोल्स थे ये पोल्स की तरफ चले गए हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होने लग गई है, और ये जो क्रोमोसोम थे उन्होंने आप देखा यहाँ पर ये सेपरेट आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल। इन्होंने क्या किया है,
आपस में पेयरिंग कर ली है, जैसे आप लोगों को अपनी बुक में भी नजर आ रही थी। अब और इस पेयरिंग के साथ में क्रॉसिंग ओवर भी होगी, वो भी मैंने आप लोगों को वहां पर दिखा दी। अब मेटाफेज वन में क्या हुआ, ये जो पेयर्स थे ये मेटाफेज प्लेट पर इक्वेटर में इस तरह से अरेंज हो गए, या पेयर अरेंज हुए, सिंगल क्रोमोसोम नहीं अरेंज हुआ। अब उसके बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स थे, अब आप ये गौर कर रहे हैं कि ये जो स्पिंडल फाइबर है वो इसके साथ अटैच है, दोनों को नहीं उन्होंने पकड़ा हुआ। तो अब जब वो खींचेंगे एक दूसरे को, तो वो एक एक जो पूरे का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है वो अटैच हो, वो उसके उसको खींचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा हो कि इस ग्रीन के साथ ब्लू पार्ट आ गया, इस ब्लू के साथ ग्रीन पार्ट आ गया, तो ये क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में यहाँ पर हुआ है। और फिर ये टीलोफेज वन में क्या हुआ कि पूरे का पूरा जो आपके पास सिस्टर क्रोमेटिड समेत क्रोमोसोम है वो आपके पास नए न्यूक्लियस के अंदर चला गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया। लेकिन आप लोगों ने मेजर फर्क ये देखा कि क्रोमोसोम अब भी यहाँ पर जो है उनके पास सिस्टर क्रोमेटिड अटैच है। अब सेकंड डिवीजन में ये होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना वो सेपरेट होते हैं। अब ये साइटोकाइनेसिस हुई तो इस तरह से वो पूरे का पूरा सेल बन गया। अब इनमें दोबारा से क्या होगा, एक छोटे से इंटरकाइनेसिस से वो जुड़ेंगे, इंटरफेस से सॉरी जुड़ेंगे, और उनके अंदर दोबारा से सारी चीजें तैयार होंगी, फिर सेकंड स्टेज स्टार्ट होगी जिसको मियोसिस टू कहते हैं। अब ये बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह, वही सारा कुछ यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर अरेंज जो हुआ है ये क्रोमोसोम हुआ है अपने सिस्टर क्रोमेटिड के साथ, यहाँ पर आपके पास पेयर था, अब यहाँ पेयर नहीं है, और ये सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो वो उस तरह से ये डिफरेंट पोल की तरफ चले गए। अब मैं थोड़ा सा इसको अगर आप जूम करूं तो आप लोग ये देख रहे हैं कि आपके पास चार सेल बने हैं, और ये जो आप सेल को देखेंगे, इस वाले को देखेंगे, इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो मियोसिस का मेन फायदा ये क्रॉसिंग ओवर है कि नेचुरल सिलेक्शन में भी ये चीज अच्छी है, आपके पास नए कम्बिनेशन जो हैं वो इससे आते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने देखा कि एक डिप्लॉइड सेल से ये डिवीजन स्टार्ट हुई और एंड पे क्या बना, फोर हैप्लॉइड सेल्स बन गए। अब ये तो आपको समझाने के लिए एक छोटी सी चीज थी, लेकिन आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो डिवीजन है, एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करें। सो बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, और ये क्या है, ये oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस हम क्या कहते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन को, यानी मेल गैमीट्स बनना है, और oogenesis है फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन। तो मियोसिस मेल जो फीमेल में डिफरेंस उनमें होता है। अब क्यों डिफरेंस होता है आप लोगों को पता होगा, जो मेल होते हैं उनके अंदर तो मल्टीपल स्पर्म्स बनते हैं, लेकिन जो फीमेल होती है उसमें सिंगल एग बनता है। तो ये जो आपने पीछे डिवीजन पढ़ी थी इसमें तो आपने देखा चारों के चारों सेल्स एक जैसे बन रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या फीमेल में चार एग्स बनते हैं? नहीं, फीमेल में एक ही एग बनता है। तो बेसिकली होता क्या है, फीमेल के अंदर जब इस लेवल पर, ये जब आपके पास मियोसिस वन हुई है, यहाँ पर जब साइटोकाइनेसिस होती है, तो एक सेल जो होता है उसके पास मतलब जो एक डॉटर सेल्स है उसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा चला जाता है, और एक के पास साइटोप्लाज्म कम जाता है। तो एक नॉर्मल सेल है और एक छोटा, जिसको पोलर बॉडी कहते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब जब वो सेकंड मियोसिस से गुजरेगा, मियोसिस टू के दौरान फिर से एंड पे जो सेल्स बनते हैं, तो जो उस हेल्दी से बन रहे हैं उसमें भी फिर क्या होगा, साइटोप्लाज्म एक के पास ज्यादा जाएगा और एक के पास कम जाएगा, तो वो सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। इस तरह से जो oogenesis है उसमें थ्री पोलर बॉडीज और वन जो है वो एग बनता है, जिसको ओवम बोलते हैं, ठीक है। एग एक ही होता है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में ये बिल्कुल जैसे आपने ऊपर पढ़ा उसी तरह से डिवीजन होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं वापस आपकी बुक की तरफ।
तो यहाँ पर भी आप लोग देख लें कि ये उसी तरह ये पेयर बना हुआ है, और ये मेटाफेज वन में ये ऐसे मेटाफेज प्लेट पे अटैच होते हैं, और एनाफेज में ये इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेट हो गया है। अब ये जो मैंने भी आप लोगों को समझाया, ये वो चीज है कि फीमेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक लार्ज बनता है सेल और एक स्मॉल बनता है। जो स्मॉल है उसको पोलर बॉडी कहते हैं। फिर उसके बाद जब मियोसिस टू होती है तो एक पोलर बॉडी दो पोलर बॉडी बना लेती है, और जो लार्ज वाला है वो एक अनदर पोलर बॉडी और एक लार्ज सेल बनाता है जिसको ओवम कहते हैं। तो इस तरह फीमेल के अंदर एक ओवम और थ्री पोलर बॉडीज बनेंगी, और जो मेल हैं उनके अंदर इक्वल साइज के चार स्पर्म्स बनेंगे। अब माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस मैंने भी आप लोगों को साथ साथ भी बता दिया, अब हम इसको वैसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, माइटोसिस में डॉटर सेल्स दो बने थे, मियोसिस में डॉटर सेल्स जो हैं वो फोर बने हैं। माइटोसिस में मेल और फीमेल में सेम होती है, मियोसिस मेल और फीमेल में डिफरेंट है। माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल्स में वो 2n ही रहता है, जबकि मियोसिस के अंदर वो हैप्लॉइड हो जाते हैं तो 1n हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके थ्री मेजर डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। और ये भी कि माइटोसिस के जो उनसे ऑफस्प्रिंग होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, लेकिन जो मियोसिस है उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई होती है तो वो आइडेंटिकल नहीं होते, ये भी एक डिफरेंस है। अब मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है? मियोसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि जेनेटिक वेरिएशन आती हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जब गैमिट्स कंबाइन करेंगे तो उसके अंदर और वेरिएशन अराइज होंगी, तो यही जो वेरिएशन है ये ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेबिलिटी को के जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज करती हैं, यानी वो चेंजेस उनके लिए अच्छी हो सकती हैं। अब मियोसिस के दौरान एरर क्या होते हैं? अब माइटोसिस में जब एरर हुए थे तो वो जो सेल होता है ना उसको ही डिग्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि वो तो सोमेटिक सेल्स में हो रही थी। लेकिन मियोसिस में तो आप लोग देख रहे हैं अगर उसमें एरर हुए हैं और वो उन्होंने तो कंबाइन करके आपके सेक्स सेल्स बनाने हैं और उससे एक नया ऑफस्प्रिंग बनना है, एक नई जिंदगी होनी है, तो जो पूरे का पूरा आपका जेनेटिक मेकअप होगा उस बच्चे का उसमें ही मसला होगा, तो इससे डिजीजेस अराइज होती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो कॉमन एरर है वो क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द होमोलोगस पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। अब देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें ये एनाफेज के अंदर, अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, अगर ये पूरे का पूरा ही एक साइड पे चला गया, डिस्टंक्शन नहीं इसको बोलते हैं ना, डिसजंक्शन इसको कहते हैं, कि ये जो दोनों है अपने जंक्शन से सेपरेट हो गए हैं, जैसे ये नॉर्मल है। लेकिन अगर इस तरह हुआ ये भी और ये भी दोनों ही एक तरफ चले गए, तो एक सेल ऐसा बनेगा जिसमें ये दोनों होंगे और एक ऐसा बनेगा जिसमें एक भी नहीं होगा, यानी एक क्रोमोसोम पूरे का पूरा गायब है, या उस एक क्रोमोसोम की एक आर्म थोड़ी सी गायब है। तो ये जो एरर है ना इसको बोलते हैं नॉन डिस्जंक्शन, तो इसकी वजह से डिजीज अराइज हो सकती है। And this may result into unequally distributed chromosome in the gametes, and when fertilized, they give rise to individual with disorders. जैसे उन्होंने डाउन सिंड्रोम का कहा है कि उसके अंदर क्या होता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव थ्री होमोलॉग इन द 21st पेयर ऑफ द क्रोमोसोम, यानी उसमें जो एक 21st क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है ना वो तीन होते हैं, यानी उसके पास उनकी प्रॉपर उधर डिस्टिंक्शन नहीं हुई, तो एक उसके पास एक्स्ट्रा जो है वो आ गया। अब देखें अगर अल्लाह ताला ने मियोसिस वैसे ही ना रखी होती तो पूरे का पूरा वो क्रोमोसोम का मतलब जो एक सेट है वो एडिशनल हो जाता, दो दो सेट एडिशनल हो जाते, तो उससे तो इंसान वैसे ही ना बचता। एक सिंगल पार्ट के एडिशन की वजह से या डिलीशन की वजह से डिजीजेज होती हैं। तो डाउन सिंड्रोम के अंदर 21st क्रोमोसोम जो है वो थ्री हो जाते हैं। ये यहाँ पर उन्होंने आपको बताई है डिस्टिंक्शन के बारे में कि ये देखें ये सही से सेपरेट नहीं हुआ, तो अब क्या होगा कि नॉर्मली उसके पास दो आने थे लेकिन अब उसके पास तीन आ गए हैं, तो ये आपके पास काम खराब करता है। Non-destruction result into abnormal gamete in above diagram. N and N are normal and N plus 1 और N minus 1 are abnormal gametes। आगे ट्विन्स क्या होते हैं? और अब बाज दफा क्या होता है
कि ये अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया ऊपर, मैंने आप लोगों को जो पावर पॉइंट की स्लाइड दिखाई थी, तो मैंने दिखाया था कि जो मियोसिस होती है फीमेल के अंदर, जिसको oogenesis कहते हैं, उसके अंदर एक पोलर बॉडी बनती है और एक लार्जर सेल बनता है। फिर मियोसिस 2 जब होती है तो उसके बाद फिर एक एग बड़ा और 3 जो है पोलर बॉडीज बनती हैं। लेकिन अगर वो साइटोकाइनेसिस उस तरह से ना हो और वो 2 एग्स बना दे, और वो 2 के 2 एग्स अगर फर्टिलाइज हो जाएं, तो इस तरह से जो मतलब 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जाहिर है वो ट्विंस होंगे। उनको हम बोलेंगे फ्रेटर्नल ट्विंस। क्यों फ्रेटर्नल ट्विंस कहेंगे? क्योंकि वो दोनों जो है वो डिफरेंट एग से और डिफरेंट स्पर्म से प्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जुड़वा 2 बहन भाई होते हैं, या 2 बहनें और 2 भाई जुड़वा हैं, लेकिन उनकी शक्लें एक दूसरे से नहीं मिलती। तो वो इस वजह से होता है कि वो जो एग थे वो 2 बने थे, और वो 2 के 2 एग फर्टिलाइज हुए थे, तो उनको बोलते हैं हम फ्रेटर्नल ट्विंस, या डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। और वो जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने का जो क्रोमोसोम है ना, वो मतलब सेपरेट सेपरेट उनके अंदर वो सारा कुछ हो गया हुआ है ना। तो कहने दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेपरेट एग्स, दीज आर प्रोड्यूस्ड इफ 2 एग्स आर रिलीज्ड एंड फर्टिलाइज्ड, और जेनेटिकली डिफरेंट है। और मे बी बोथ मेल, यानी दोनों या तो मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकती हैं, या एक मेल या एक फीमेल हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या है, एग एक ही बना, वो फर्टिलाइज भी हुआ। जब फर्टिलाइजेशन हो गई उसकी, तो जब वो 2 सेल स्टेज पे पहुंचा तो वो किसी वजह से सेपरेट हो गया, और वो 2 डिफरेंट उसने ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, तो उसको अब वो एक असल में पेरेंट जाइगोट था, जिससे आगे वो 2 बने हैं, इसलिए वो आइडेंटिकल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मिले भी होंगे अपने लाइफ में आइडेंटिकल ट्विंस से, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। बाज ट्विंस की तो आदत भी एक जैसी होती हैं। आ जाके उनमें फर्क सिर्फ कितना सा होता है कि एक का तिल होता है कहीं पर और एक का तिल नहीं होता। उनकी हर चीज सेम होती है, लेकिन आगे आपके इन्वायरमेंट पे, आपकी फूड पे, स्ट्रेस लेवल पे उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है, लेकिन उनका जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि वो एक ही सेल से 2 बन के आगे टोटल ऑफस्प्रिंग बने हैं। और ये हमेशा या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, कभी एक मेल और एक फीमेल नहीं हो सकता, क्योंकि जायगोट उनका वही था। क्या दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन इन द सेम एग, को मोनोजाइगोटिक ट्विन भी कहते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन इन द जायगोट, यानी जो जायगोट था वो 2 सेल स्टेज पर सेपरेट बिल्कुल हो गया। और जेनेटिकली जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम करेक्टरिस्टिक होती हैं, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे। अब उन्होंने कहा एनवायरनमेंट इसको अफेक्ट कर सकता है। उनकी या तो करेक्टरिस्टिक बिल्कुल सेम होंगी या डिफरेंट होंगी। डिफरेंट कब होंगी? अगर आपने, जैसे ट्विंस हैं, उनको अगर आप सारा कुछ सेम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल सेम उनका बिहेवियर रहेगा, और उनकी हाइट, उनकी हेल्थ बिल्कुल सेम होगी। लेकिन अगर आप एक को मतलब उनका इन्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, एक को आप स्पोर्ट एक्टिविटी में ज्यादा लगा देते हैं, एक को आप लर्निंग में ज्यादा लगा देते हैं, या एक को आप गर्म इलाके में भेज देते हैं, एक को सर्द इलाके में, एक को स्ट्रेस दे रहे हैं, एक को रिलैक्स रख रहे हैं, तो इनसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से उनकी सोच में, उनके बिहेवियर में, उनकी हेल्थ में, फिजिक में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, उन्होंने कहा आइडेंटिकल ट्विन में आल्सो हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक इफ दे आर ब्रोट अप इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। We know that the genes interact with the environment to produce various characteristic। तो यही जो करेक्टरिस्टिक है ये ट्विंस को अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर आपने ट्विंस को सारा कुछ एक जैसा दिया है, तो ट्विंस जो है वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। चलें, अभी हमने पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मेरा चैनल, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।